हेलो दोस्तों, KACC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है ये चल रही हमारी एक सीरीज जिसका नाम है अद्भुत बात कौशल के साथ। और इसमें हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, संघवाद, फेडरलिज्म। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम वीडियो को पूरा बना चुके हैं, लेकिन क्या करें, हमने वीडियो को ऑन ही नहीं किया, इसलिए लगभग हम पूरी वीडियो समझाते चले गए और वीडियो नहीं बन पाई। इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम दोबारा से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद की। संघवाद को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो संघ शब्द है ये क्या है। संघ का मतलब जैसे आपको पता होगा कि जब 2 या 4 लोग एक साथ मिल जाएं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको कहते हैं हमारा संघ। कि यार साथ साथ चल रहे हैं, हमने संघ बना लिया। या जैसे मजदूर लोग होते हैं तो मजदूर लोग भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक समूह बना लेते हैं, इसको मजदूर संघ कहा जाता है। ऐसे अगर कुछ विद्यार्थी मिलकर, स्टूडेंट मिलकर बना ले कुछ संघ या एक ग्रुप बना ले, तो उसको हमारा स्टूडेंट यूनियन या फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं, विद्यार्थी या स्टूडेंट संघ कहा जा सकता है। लेकिन अगर वास्तविक रूप में आप संघ का मीनिंग जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि संघ जो है वो फेडरलिज्म, लैटिन भाषा है, मतलब लैटिन भाषा का एक शब्द है फेडरलिज्म, और उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है हमारा संधि या समझौता। अगर आसान भाषा में कहें तो जो हमारा संघ है वो किसी संधि या समझौते के माध्यम से जब 2 या 4 लोग जुड़ जाते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसे हमारा कहते हैं हमारा क्या, संघ। अब ये 2 या 2 से अधिक देश मिल जाएं, 2 या 2 से अधिक हमारे कोई क्षेत्र मिल जाए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल जाएं, तो क्या कहलाएंगे, किसी समझौते के थ्रू मिल जाएंगे तो संघ कहलाएंगे कि उन्होंने हमारा क्या बना लिया है, संघ बना लिया है। तो ये जो संघ होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है हमारा परिसंघ, दूसरा रहता है हमारा महासंघ या फिर संघ, और तीसरा रहता है हमारा संघ, जिसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम परिसंघ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये परिसंघ होता क्या है। परिसंघ का मतलब है कि कुछ संप्रभुता संपन्न राज्य, संप्रभुता संपन्न राज्य या फिर देश। संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब है कि वह इस चीज में सक्षम है कि वह उनके जो देश है, उनका जो क्षेत्र है, उन पर उनका अधिकार है और वह उसको पूरी तरीके से संभालने के लिए और चलाने के लिए सक्षम है। इसको कहते हैं हमारा संप्रभु। संप्रभु मतलब उस पर किसी दूसरे देश के द्वारा कोई हुकूमत नहीं है, वह खुद ही अपने देश को चलाने में सक्षम है। तो चलिए कुछ ऐसे संप्रभु जो देश हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए किसी भी एक दूसरे देश के साथ क्या कर लेते हैं, समझौता करते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो 2 या 2 से अधिक देश या राज्य जब मिलकर किसी संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो ऐसे समूह को हमारा क्या कहते हैं, परिसंघ कहते हैं। लेकिन ये सभी पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब है कि ये सारे के सारे देश आजाद हैं, लेकिन एक समझौते के माध्यम से ये आपस में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम देखें तो इन देशों में समझौते को तोड़कर निष्कासित करने की स्वतंत्रता भी है, और समझौते पे साइन करके कोई अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे वर्तमान में तो इसका कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन प्राचीन समय में इसका एक उदाहरण था USSR, यानी कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और 15 गणराज्य इसके अंतर्गत शामिल थे। 1990 तक ये हमारा सोवियत संघ रहा, लेकिन 1990 के बाद कई सारे देशों ने, जैसे कि यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, ऐसे देशों ने इसके एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कहा कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि इसमें स्वतंत्रता होती है कि वो जब मर्जी बाहर जा सकते हैं और जब मर्जी एंट्री भी कर सकते हैं, आ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है हमारा परिसंघ। आपको दिख रहा होगा कि जब संघ परिसंघ होता है तो ऐसे में किसी समझौते के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसको वो साइन करके आ भी सकते हैं और साइन को तोड़ के, यानी कि उस एग्रीमेंट को तोड़ के जा भी सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा परिसंघ थोड़ा सा कच्चा होता है। यानी कि ऐसा मानिए कि आपका एक दोस्तों का कुछ ग्रुप है और आपने कुछ साइन कर रखे थे और आपने उन साइनों को या उस प्रस्ताव को तोड़ दिया और आप ग्रुप से अलग हो गए, तो इसका मतलब आपका ग्रुप थोड़ा सा कच्चा है। तो परिसंघ कैसा है कि थोड़ा सा कच्चा मामला मानेंगे। लेकिन अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघ की या महासंघ की बात करते हैं, तो इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य या कुछ राज्य मिलकर क्या करते हैं, एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करते हैं। इसमें जो राज्य रहते हैं ना, उन राज्यों को थोड़ी आंशिक शक्तियां होती हैं। आंशिक शक्तियां मतलब थोड़ी बहुत शक्तियां इनके पास भी होती हैं, लेकिन सर्वाधिक शक्तियां केंद्र के पास होती है। यहां पर सर्वाधिक शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और एक और बात
कि ये भी अलग हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी अगर चाहें तो अलग हो सकते हैं। तो सबसे कमजोर आपको नजर आ रहा होगा परिसंघ, दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत हमारा फेडरलिज्म या महासंघ होता है। अगर आप बात करोगे संघ की, संघ मतलब यूनियन की बात करोगे, तो यूनियन में क्या रहता है, दो या दो से अधिक देश एक समझौता करते हैं और उस समझौते के थ्रू ये आपस में बंध जाते हैं एग्रीमेंट में। लेकिन ये एग्रीमेंट ऐसा होता है जो स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब कि एक बार इस यूनियन में आने के बाद कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनियन सबसे मजबूत संघ होता है। तो इसमें सर्वाधिक शक्तियां केंद्र के पास होती हैं और राज्यों को केंद्र के अधीन रहकर कार्य करना होता है। राज्यों के पास इतनी ज्यादा संपूर्ण शक्तियां नहीं हैं कि वे अलग हो जाएं, लेकिन इसके बाद भी राज्यों को अपने लिए कुछ शक्तियां दी जाती हैं, उनका क्षेत्राधिकार दिया जाता है जिसमें वे हमारा कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हमारा भारत हमारा ऐसा ही एक संघ है, इसीलिए हमारे संविधान में फेडरल की जगह यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। आई होप आपको ये संघ और संघ के प्रकार क्लियर हुए होंगे। और अगर हम दूसरी बात करें तो सबसे पहले आपको संघवाद क्लियर करने से पहले संघीय व्यवस्था को समझा देते हैं, तो आपको संघवाद भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था यानी कि संघवाद एक ही बात है। सबसे पहले समझिए कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। तो जिन देशों में या जिन राष्ट्रों के अंदर शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक इकाई या दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित होता है, शक्तियां जब दो या दो से अधिक स्तरों में विभाजित होती हैं तो उसको हमारा क्या कहा जाता है, संघीय व्यवस्था। जैसे भारत में आपने देखा होगा कि भारत में सबसे पहले हमारे ऊपर सबसे ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास। उसके बाद किसके पास हैं, राज्यों के पास। फिर स्थानीय सरकार, जिसमें आपका नगर पंचायत और ग्रामीण पंचायत और आपका नगर पंचायत, यानी कि इनको नगर पालिका भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था का सीधा सीधा मतलब है कि जहां पर शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों में होता है उसी को हम संघीय व्यवस्था या संघवाद कहते हैं। यानी कि साथ साथ चलने की या संग संग चलने की जो विचारधारा है उसी को कहते हैं हमारा संघवाद। तो यहां पर राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर चलते हैं। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ लिख रखा है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। यहां पर हमको पहली बात मिली। और दूसरा 246 यानी कि 246 के अंदर बता रखा है शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में कैसे होगा। तो इन दो आर्टिकल से हमको पता चलता है कि भारत के अंदर भी क्या है, संघीय व्यवस्था है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि भारत में संघीय व्यवस्था है, ये आपको कैसे पता चलता है, तो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 246, जिससे हमको ये ज्ञात होता है कि हाँ, भारत के अंदर भी संघीय व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो भारत में आखिर ये संघीय व्यवस्था को हमने कहां से ग्रहण किया, तो हम सबसे पहले प्रभावित हुए थे अधिनियम 1935 से। जी हां, भारत का अधिनियम 1935, इससे हमने संघीय व्यवस्था को धारण किया, क्योंकि उस समय पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर वहां पर भी था। अगर हम बात करें कि वास्तविक रूप से हमारे संविधान में जो संविधान के स्रोत हैं, उन संविधान के स्रोतों में से एक हमने कनाडा भी है, कनाडा से भी हमने कुछ एक्सेप्ट किया है। तो कनाडा से हमने क्या लिया है, कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था को धारण किया है। इस बात को आपको बताना होगा। हमारी संघीय व्यवस्था के बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कुछ शब्द कहे थे और कहा था कि भारत राज्यों का संघ है, यह किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका था कि ये कोई समझौता नहीं है, ये कोई संधि नहीं है, साइन कर दिया गया और कोई आएगा और कोई भी जाएगा। अंबेडकर साहब ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि यहां पर राज्यों को अलग होने का कोई भी अधिकार हमारा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो हमारी संघीय व्यवस्था होती है, हमको किसी देश में कैसे पता चलेगा कि यहां पर संघीय व्यवस्था है या नहीं। तो उसके प्रमुख 4 कारण हैं। अगर ऐसे 4 विशेषताएं आपको किसी भी देश में मिलती है तो सीधा डिक्लेयर कर दीजिएगा कि यहां पर हमारा संघीय व्यवस्था है। ठीक है ना। अगर कोई ये भी कहे कि एक कारण बताइए या एक लक्षण ऐसा बताइए जिससे मैं बता दूं, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तर में रहेगा। जैसे भारत में हमारा क्या है, 3 स्तर में शक्तियां हैं। वहीं चाइना के अंदर आप जाओगे तो चाइना के अंदर 4 रूपों में शक्तियों का विभाजन कर रखा है। चलिए आगे बात करते। सबसे पहले हमारा संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है
वही सर्वोच्च रहेगा। यानी कि केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय सरकार हो, सभी की शक्तियों का स्रोत प्रमुख क्या है? संविधान है। इसलिए संविधान सर्वमान्य या सर्वोच्च होगा, लेकिन वहां पर लिखित संविधान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ शक्तियों का विभाजन 2 या 2 से अधिक स्तरों में होगा, तभी संघीय व्यवस्था कहलाएगी। और चौथी बात कि वहां पर जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होगी और निष्पक्ष रूप से कार्य करती होनी चाहिए। तो जिस भी देश में ऐसी 4 विशेषताएं हों, आप डिक्लेयर कर दीजिएगा कि वह हमारा संघीय व्यवस्था है। आगे बात करते हैं तो नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि पहला कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो यूएसए यानी कि अमेरिका के विपरीत है, जबकि कनाडा के समकक्ष है। मतलब लगभग कनाडा के जैसी है, लेकिन अमेरिका से तो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ पर कनाडा के ही जैसी है, हमारे यहाँ पर उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर समानताएं देखोगे तो कनाडा से मिलती जुलती ही संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। दूसरी बात कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंदर एक अद्भुत गुण है कि ये इसके अंदर संघात्मक और एकात्मक दोनों गुण मौजूद हैं। कैसे? एक उदाहरण दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे सामान्य स्थिति है और हमारा सत्ता चल रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार केंद्र के कानूनों पे काम करती है और राज्य सरकार अपने राज्य के कानून या अपने क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत काम कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अगर आपातकाल की स्थिति आ जाए, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में हमारा ऐसा हुआ था, तो सारी की सारी शक्तियां आपातकाल लगते ही किसके हाथ में पहुंच गई? केंद्र के हाथ में, अर्थात राष्ट्रपति के हाथ में। ऐसे में राज्यों के पास शक्तियां नहीं बचती हैं और सारी शक्तियों का स्रोत कौन हो जाता है? हमारा इकलौता राष्ट्रपति। तो एकात्मक व्यवस्था का मतलब ही वही होता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण किसी एक हाथ में हो जाए। तो आई होप आपको तो समझ में आया होगा कि जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वो कैसी है और हमारा संघवाद आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मजा आ रहा है वीडियोस में और आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत थोड़ी बहुत मतलब आपके काम आ रही है और आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा और अद्भुत टॉपिक हम लेकर आते रहेंगे। आप लोगों के जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जिस भी टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।